अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ प्रोग्राम में शहजाद अहमद भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। ही विल बी जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। मिजाज कैसे हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन को भी वेलकम इस प्रोग्राम में और आपका भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला आज से हम दोनों भाई मिलकर कोशिश करेंगे कि जितना आवाम को सच दिखाने की कोशिश जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। बाजवा साहब, एब्सोल्युटली। अच्छा भट्ट साहब, मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले, वैसे तो स्टोरी आज की, लेकिन थोड़ी देर पहले नए जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं अब कीयर स्टारमर, उन्होंने तकरीर भी की 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो उनका ऑफिशियल रिहाइशगाह है वहाँ पर। और बड़े अजीबो गरीब से मनाजर देखने को मिले वहाँ पे। अजीबो गरीब से मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में तो देखने को हमें नहीं मिलते, कि वहाँ पे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेबर पार्टी ने हासिल की कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ। जो इससे पहले वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, ऋषि सुनाक जो थे, उनके बारे में नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि यार उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया, वो बड़े मुखलिस थे मुल्क के साथ। अच्छा, किसी तरफ से ये नहीं कहा गया कि यहाँ पे धांधली हो गई। कोई फॉर्म 45 लेके नहीं वहाँ पे फिर रहा कि ये फॉर्म 47 के तहत जाली रिजल्ट आ गया यहाँ पे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि तब्दीली हमने लेके आनी है, वहाँ पे कुछ मसाइल हैं। और ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पे लेबर पार्टी को मिली है, ये तब्दीली के नाम पे मिली है। और टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पाकिस्तान में भी है। फिर साथ उन्होंने कहा कि जो नेट डेट है, जो टोटल कर्जा इस वक्त बरतानिया का, वो तकरीबन वहाँ तक पहुँच चुका है जितनी हमारी कुल इकोनॉमिक आउटपुट है। हमारा माशाल्लाह खैर उससे काफ़ी ज़्यादा है कर्जा जो है। हम तो खैर कर्ज लेते ही इस वजह से कि कर्ज वापस कर सकें। अच्छा, उसके अलावा मामला ये है कि इलेक्शन से पहले भी ना वहाँ पे किसी को रोका गया, ना कोई प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए, ना कागजात नामजदगी छीने गए, ना जलसा करने से किसी अपोजिशन को रोका गया। जो मुंतखब हुए हैं भट्ट साहब, वो जो गए हैं गवर्नमेंट से, वो उनकी तारीफें कर रहे हैं, बड़ी हैरान। और बल्कि मैं तो अजीब परेशान से हो गई, किस किस्म के लोग हैं यार, ये कैसे कर लेते हैं ये सारा कुछ? हम तो नहीं कर पाए आज तक ये। बाजवा साहब बिल्कुल हैरान ना हो, बात सीधी सी है। एक तो आपको ये भी कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हमारी जमहूरियत कितनी है, कितनी दफ़ा आप पर शब खून लगा है, कितनी देर पाकिस्तान बनने को हुए हैं और कितने आमरों ने आकर 10-10, 5-5, 15-15 साल की हुकूमतें की हैं। जी आप बाजवा साहब ये देखें कि किसी पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत है, वो बेनज़ीर की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान किसी की भी हो, आज तक कितने के 5 साल पूरे हुए हैं आपके। तो ये कदरे भी जो है वज़ीर आज़म के नहीं हुए, हाँ, हुकूमतों के हो गए। हाँ, हुकूमतों के। तो प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरा होना ये तो इंतहाई जरूरी है, नवस्ता दीवार है ना, इसमें तो कोई आर्गूमेंट ही कोई नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात अगर आप गौर करें कि बरतानवी पर, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसराइल पैलेस्टाइन वो बात और वो वहाँ की जो हुकूमत थी, अवाम का जो जब्बे गफीर जिस बात पर फोकस कर चुका होता है वो उड़ती है। 40 लाख से ज़ायद तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। मुस्लिम उम्मा की अगर आप बात करें तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर बरतानवी थे, उनकी बात में अब वो दम खम नहीं रहा था, क्योंकि अब पूरी दुनिया में बात वो चलेगी जो हक और सच की होगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा, आपका मतलब है कि फ़लस्तीन वाले इशू की वजह से बरतानिया में सब मामला हुआ है। अच्छा खैर भट्ट साहब, वो जो शब खून मारा गया उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो कम से कम इकट्ठे बैठ सकती है, वो तो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर अगर अब रिफॉर्म्स करने होते हैं तो फिर एक लंबा मामला होता है और फिर वो आसान काम भी नहीं होता। पाकिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल है। एक अच्छी खबर अलबत्ता भट्ट साहब ये आई है पाकिस्तान में कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तमाम जमातों को बुलाएंगे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर उसमें बात करनी है। तहरीक इंसाफ ने भी वहाँ जाने के लिए हामी भर ली है। आज जेल में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। एक बात उन्होंने ये की कि हाँ ठीक है, हम चले जाते हैं APC के अंदर, जाके देखना तो चाहिए कि वहाँ पर मामला क्या बने। उसके अलावा जो वो शिकवा करते रहे और बड़ा जायज़ शिकवा करते रहे कि मुझे बहुत सारी जगहों से इंसाफ नहीं मिलता, हमारे सामने बहुत सारे फैसले, बहुत सारे मामलात हुकूमत जिस तरह से रवा रखे हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आ रहे हैं हमें। और उस पर आज ये फरमाया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं मुशावरत करूंगा, मैं सोच रहा हूं इस बात पर भी कि मुझे भूख हड़ताल पर चले जाना चाहिए, कि बाकी तो फिर चीज़ें इस तरह से पूरी नहीं हो रही तो आई शैल गो ऑन अ हंगर स्ट्राइक। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। शौकत यूसुफजई साहब, आपने वक्त दिया है। APC की तरफ मैं बाद में आता हूं, पहले मुझे ये बताइएगा, खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं मशवरा करूंगा, ज़ाहिर आपकी पार्टी लीडरशिप के साथ मशवरा होगा, आपसे अगर मशवरा होता है, आपका मशवरा क्या होगा? खान साहब को भूख हड़ताल पर जाना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब की एक आदत है, क्योंकि मैं 96 से उनके साथ हूँ, उनका मुशीर भी रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मुझे इल्म है कि खान साहब एक बात पर डट जाए ना, तो फिर मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है उनको अपने मकसद से हटाने में। सही। तो मकसद तो उनका यही है कि पाकिस्तान में आज़ादी हो, और आज़ादी इजहार हो, और मीडिया के ऊपर पाबंदी ना हो, और फेयर इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री। ये सारी चीज़ें उनके जहन में, और ये उनको पता है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इख्तियारात किसी और के हाथ में होते हैं, आगे मोहरा कोई और होता है। तो पहली दफ़ा एक लीडर जो है वो खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जी मैं मुकाबला करूँगा। लेकिन अब बात ये है कि मुकदमे जाली होंगे। आप जाली मुकदमों में अगर अदालतों में पेश होंगे तो अदालतें आपके साथ वो सलूक नहीं कर रही जो इंसाफ के तकाजे पूरे हों और साफ नज़र भी आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन हमने बहुत सुना था कि जी जब आप कोई जज आपका केस सुन रहा हो तो कानूनी, या वो नहीं कह सकता, लेकिन अखलाकी तौर पर मैं माजरत के साथ आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ जरा एक आपका तो राय आ जाए ना, आप इतने क्लोज रहे हैं इमरान खान साहब के, कि ये हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे जो जाने का वो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, आपके ख्याल में वो ये जहन बना चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं मशवरा करूंगा। आपका मशवरा क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए, मेरे ख्याल से तो भूख हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए उनको। मुझे लगता है इस तरह, क्योंकि ये जो है या ये जो लोग हैं कल कुछ और कह देंगे कि जी देखिए तो भूख हड़ताल पे चला गया था, इसलिए हालात ख़राब हो गई। क्योंकि खान साहब जो वो ऐसे भूख हड़ताल नहीं करेंगे जो हमारे दूसरे सियासी लीडरान साहिबान करते थे कि तंबू के पीछे जाके खाना खा के वापस आके फिर तस्वीरें खिंचवाते थे। वो जब भूख हड़ताल करेंगे तो बहुत सख्त भूख हड़ताल हो जाएगी। तो मैं तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर के साथ इतना बड़ा जुल्म हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये बात कर दी है तो इसको सीरियस लेना चाहिए। सही। और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करना चाहिए। अब ये कि जब एक जज पे आदम एतमाद हो रहा है तो क्या अखलाकी तौर पे वो जज बैठ सकता है, उस पर क्या वो केस सुन सकता है? अखलाकी बात कर रहा हूँ, चलो कानून का तो मुझे नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई जाती उसका नहीं है, चीफ जस्टिस पे उन्होंने आदम एतमाद कर दिया है, अगर उनका इसमें जाती कोई मसला नहीं है तो हट जाना चाहिए। बहुत सारे और जजेस हैं। तो क्या मसला क्या है आखिर? क्यों इतने बड़े पाकिस्तान के लीडर को जब वो कह रहा है कि जी मैं सामना करना चाहता हूँ, हर वो कह रहा है एनआरओ नहीं लूंगा, वैसे बीमार हो के बाहर नहीं जाऊंगा, तो अगर वो कह रहा है कि मैं अदालतों के जरिए अपने केसेस सही है। खत्म शौकत साहब बुनियादी तौर पे ना भूख हड़ताल के बारे में कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, इसका फायदा नहीं होगा, जो मतलब प्रेशर में कोई नहीं आएगा, बल्कि वो उल्टा पीटीआई पे डाल देंगे। शौकत साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, माशाल्लाह बड़े सियासतदान और जर्नलिस्ट भी माशाल्लाह आपका कद काठ जो है वो बड़ा एक है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जेल में मरने को तैयार हूं, ये इमरान खान साहब ये भी बात कर रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सवाल मेरा आपसे एक छोटा सा सिर्फ ये है, एक तरफ वो अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, ये नरम गोशा आ गया। दूसरी साइड पर वो जेल में भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, ये हार्ड पहलू आ गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो इमरान खान की सूरत हाल है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये मामला एक साइड पे अड़ा रहेगा और वो एनआरओ वाली बात जो आप फरमा रहे हैं ये कुछ नहीं होगा, ये सिलसिला ऐसे ही, तो इसका हल क्या है शौकत भाई? फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत खौफजदा है कि अगर इमरान खान एक दफ़ा बाहर आ गया तो फिर उनके लिए हुकूमत में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान जेल के अंदर ही रहे। आपने राना सनाउल्लाह और दीगर वज़रा के बयान सुने होंगे कि जी 5 साल से तो पहले तो नहीं निकल सकता। ये कौन लोग होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं? दूसरी देखें, इमरान खान को मैं जानता हूँ, ट्रू पाकिस्तानी है और एक सच्चे मुहिब वतन है, और वो उन्होंने शुरू दिन से उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आएगी तो मैं हाजिर हूँगा एनी टाइम। देखें, अगर APS का वाक़या आपको याद है, उस वक्त हम बड़े पीक के ऊपर हमारी तहरीक चल रही थी, लेकिन जब APS का वाक़या हुआ और उनको बुलाया गया तो फ़ौरन उन्होंने ये कॉल ऑफ कर दिए जो उनके स्ट्राइक। बहुत बड़ा वाक़या था, बिल्कुल। यही आज भी मुल्क के हालात अगर इस नहज पर हैं और दहशतगर्दी का खात्मे के लिए अगर कोई सम बनती है और गवर्नमेंट वाकई सीरियस है, तो इसलिए उन्होंने पार्टी को इजाज़त दी है कि जी वो जाके बैठें। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बात हो रही है, तो तहरीक इंसाफ उसमें साथ दे। लेकिन
ये आप देखें कि कहीं पे भी उनके लिए ये नरम गोशा उन्होंने नहीं दिखाया है कि मुझे हुकूमत जो है कोई सपोर्ट दे या मुझे हुकूमत कोई वो करे, लेकिन उन्होंने अपनी जो बात की है बड़ी वाज़ेह अंदाज में की, उनको एहसास हो रहा है ना। लेकिन शौकत साहब ये फरमाइएगा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिल्कुल ठीक है, उसमें पहले दिन असेंबली के अंदर मौक़िफ़ ये था आपकी जमात का कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, यहाँ पे अस्करी हुकाम आके हमें ब्रीफ करें, बताएं कि व्हाट इज़ द ऑपरेशन अबाउट, करना क्या है एक्चुअली, कहाँ पे कोई ऐसे नो-गो एरियाज़ हैं या क्या मामला है। उस पर कन्फ्यूजन पाई जाती है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP, जमात इस्लामी, आपकी जमात सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहे कि ऑपरेशन आप शुरू ना करें कि पहले हमें ब्रीफ करें या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर बुला के करें, और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं शौकत यूसुफ सही साहब, आपकी अपनी जमात के भी हैं। मौलाना साहब ने तो बरमला उनका इजहार कर दिया है, और आजकल तो कुछ कुर्बतें भी आपकी और मौलाना साहब के दरमियान हैं ना, मतलब आप एक पेज पे हैं तकरीबन बहुत सारे इशूज़ को लेके, गो के एक साथ चाहे आप तहरीक ना चला रहे हैं उसके हवाले से, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। ये ऑपरेशन के हवाले से क्या एग्जैक्ट और तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, सिवाय इसके कि बुला के? मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने शुरू दिन से इस हवाले से बताया था कि जी कंफ्यूजन इसलिए है कि जिस मीटिंग के अंदर इन्होंने बात की थी उस मीटिंग में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, और वो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था सारे मीडिया को कि जी वहाँ तो जिक्र ही नहीं हुआ, वहाँ तो सिर्फ इस्तेकाम की बात हुई थी, अज़्म इस्तेकाम की, और ये कहा गया था कि जी दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए, अमन आना चाहिए। तो इस पर हमने सबने इत्तेफाक किया कि जी बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन की जिक्र नहीं हुआ तो ये मतलब आप इसको इस नज़र में ना देखें कि हम बिल्कुल किसी चीज को मानते नहीं। समझ गया सर, लेकिन ऑपरेशन जब मसला क्या है? अगर इदारे ये समझते हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी सेनेटर साहब जो शहीद हुए 2 दिन पहले, हिदायतुल्लाह साहब, मैं आ रहा हूँ ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये देखें, मैं यही जिक्र आपसे करना चाहता हूँ प्लीज कि हमने इसकी मुखालिफत ऐसे नहीं थे, क्योंकि 3-4 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, वो आपके इल्म में है। उसमें एक स्वात के अंदर ऑपरेशन हुआ, पूरा स्वात जो है वो डिस्लोकेट हुआ, लोग डिस्लोकेट हुए, आके यहाँ मर्दान में सवाबी में रह रहे थे, वो सब आपके सामने है। जिस हालात में वो लोग थे, जो उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, कितने मुश्किल में थे वो लोग, जब वो वापस चले गए उनके बहुत सारे घर जो है वो तबाह हो चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको ठीक करने के लिए उनके साथ कोई इस तरह ताउन नहीं किया। बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं। सेम आप देखें वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुए उसमें भी यही हाल हुआ कि जो लोग वापस गए उनके घर ही नहीं थे, बहुत सौ को पैसे मिल गए, बहुत सौ को मिले ही नहीं। तो वो लोग, ये एक खौफ है कि भाई ऐसा ना हो कि अचानक ऑपरेशन शुरू हो जाए, और चूंकि ये ऑपरेशन कोई एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के ऊपर तो नहीं है कि आप गोले फेंके और वहाँ पे गोले फेंके, ये तो एक घर में घुसकर जो इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, क्लीन अप ऑपरेशन। इसमें आपको लोकल लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत होती है। बगैर लोकल लोगों के ताउन से आप कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं करा सकते। तो हमारे कहना ये था कि आप हमें बताएं तो सही ना कि आप क्या करना चाहते हैं। आप बमबारी करना चाहते हैं, या आप जो है ना घर घर जाके तलाशी लेके क्लैरिटी आनी चाहिए करना चाहते हैं, या आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ये क्लियरेंस होना चाहिए। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत PTI की है, कल अगर ये लोग डिस्लोकेट होकर आए हैं और ये IDPs बने तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि सूबाई हुकूमत तो पहले से ही क्राइसिस में, हमारे जो 1600-1700 अरब रुपए बनते हैं बिजली के नेट हाइडल, वो तो अभी तक नहीं मिले हमें, नहीं ना मिल रहे हैं। तो हम यही चीजें क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, हम कोई ये नहीं चाहते कि दहशतगर्दी खत्म ना हो, दहशतगर्दी खत्म होना चाहिए, तभी जाके ये सूबा तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। ठीक। शौकत साहब, मैं आपसे बतौर PTI रहनुमा नहीं, मैं बतौर आपसे सियासतदान पूछ रहा हूँ सिर्फ एक बात, आपका विजन के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि फजलुर रहमान के साथ PTI की मजीद ज़हनी हमआहंगी हो सकती है? और ये आपकी ज़ात के हवाले से अगर मैं पूछूं तो PTI इसके साथ चल पाएगी, और ये क्या दुरुस्त फैसला है? इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, अगर आप मुझे वर्कर मुझसे पूछते हैं तो बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो हल्के हैं वो हमारे सेम हैं। सही। वो उनका दावा है कि जी हमें मिल जाए, और जाहिर है हम उस पर जीतते आ रहे हैं, तो हम कैसे उनके हवाले करते हैं? तो जिस तरह DI खान है, DI खान में मौलाना साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमारे लोग भी जीतते हैं वहाँ पे। बहुत सारे ओहरे से हल्के हैं, बीर है, सवात में है, और यहाँ पे बनू में है जहाँ अकरम दुरानी साहब ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि
जब आपके इलेक्शन प्रोसेस उसके ऊपर सीटों के ऊपर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो फिर आपका इत्तेहाद तो खैर पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि हमने उनको क्लियर किया था कि हम आपके साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद पर नहीं जा रहे, आपका मकसद हमारा मकसद एक है, सिर्फ ये जो रास्ते हम बदल बदल के जा रहे हैं उससे उसकी तक़वियत नहीं मिलेगी जो हमारा मकसद है। तो हमने उन पे इस पे कोशिश की कि जी वो तहरीक हमारे साथ मिलकर चले, लेकिन ठीक है अगर वो अलग चलाना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम ना कोई पीपल्स पार्टी है ना कोई नून लीग है, क्योंकि जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त स्ट्रीट पावर सिर्फ जेयूआई के पास थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो स्ट्रीट पावर मौजूद है। लेकिन उन्होंने तो आप पर डाला हुआ है ना, वो कहते हैं कि आपकी तरफ से सीरियसनेस नजर नहीं आती, आपकी जमात ने अभी तक कोई कमेटी तश्कील नहीं दी कि आके हमसे कोई बातचीत करें, जो कि आपने कहा भी था। तो खैर मैंने एक ब्रेक लेनी है शौकत साहब, इफ यू अलाउ मी प्लीज टेक अ ब्रेक हियर एंड कम बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कल सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रिब्यूनल्स के हवाले से वो समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था जस्टिस शाहिद करीम साहब का। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें नहीं बता सकता कि हमने कौन से जज लगाने हैं, कौन से ट्रिब्यूनल्स में नहीं भेजने, ट्रिब्यूनल्स कौन से बनाने हैं, और ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर कोर्ट, वो चाहे लाहौर हो, पेशावर हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, ये उनका इख्तियार है। तो उसको सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल किया। उसके बाद मामला भेजा दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो नई बनी है अब, आलिया नीलम साहिबा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेनली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो बैठ के मीनिंगफुल डायलॉग करके वो एक नए नतीजे पर पहुंचे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला इस वजह से है कि वो जो फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग, उस पर ट्रिब्यूनल बनेंगे, वहां पर कोई मामला होगा तो आगे बात बढ़ेगी। और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके जिस वो उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ उठाती है। उसके अलावा इस्लामाबाद का मामला आपको याद होगा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हल्के जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं और वो पेश करते हैं हर जगह पे, उन्होंने जहांगीरी साहब के सामने ट्रिब्यूनल में रखे। और उसके बाद जो हुआ वो आपको याद होगा, सब के अदम एतमाद कर दिया तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जीते हुए उन लोगों ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि फॉर्म 47 पर जीते हैं। तो अच्छा, वो जो जहांगीरी साहब हैं उनके खिलाफ भी आज एक कराची के शहरी ने एक रेफरेंस दायर कर दिया है। अब इस मामले बात करेंगे कि ये मामला आगे किस रुख जा सकता है। काजी फायज ईसा साहब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अदालतों में जजों के साथ जो हो रहा है, पूरे मुल्क में जो हो रहा है वो उनको नजर आ रहा है, और बाकायदा कल की समाअत के दौरान उन पर अदम एतमाद किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने, वो न्याजुल्लाह न्याजी साहब गालिबन उनका नाम है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं। उसको एक्सेप्ट नहीं किया काजी साहब ने। जेल से इमरान खान साहब ने कहा कि भाई काजी फायज ईसा साहब को या इस्तीफा देना चाहिए, ये रिपोर्टेडली आज जो सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की उसमें ये मामला सामने आया, या फिर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से रिलेटेड बेंचेस में नहीं बैठना चाहिए। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया मैडम। इसी हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा, सलमान अकरम राजा साहब कल वहाँ पे कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप एतराज़ है आपको मेरे बेंच को प्रिजाइड करने पर, उनका मुझे तो नहीं है। वो न्याजुल्लाह न्याजी साहब कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के अंदर भी 2 आरा पाई जाती हैं कि करना चाहिए एतराज़ या नहीं करना चाहिए एतराज़, और बहुत सारे मामलात के ऊपर 2 आरा पाई जाती हैं, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये जो झगड़े हैं, ये इज देयर अ मेथड टू इट, ये करवाए जा रहे हैं, कौन फूट डलवाना चाह रहा है तहरीक इंसाफ में, या ऐसे ही ये मामला ऑर्गेनिकली? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ज़ाहिर इसके पीछे कोई ना कोई है। बाकी ये उससे पहले आपने काजी साहब की बात की, तो काजी साहब को इन तमाम फैसलों, इन तमाम बेंचेस से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कई बातें और ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसमें क्या कहते हैं, तौहीन अदालत की मान पाऊँ तो काजी साहब बायस पाए गए हैं PTI के मामले में। भले वो इलेक्शन कमीशन के बाद के फैसलों का हो और उसके बाद जो अभी रिजर्व सीट का मामला हो या कोई भी मामला हो, साथ बैठे हुए उनके जो साथी जो उस बेंच में बैठे हुए वो भी उनसे सहमत नहीं होते। तो अब मुझे बताइए कि ये मसला या ये चीज़ें पैदा क्यों हुई?
कि मसला हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे अफलातून बैठे हुए हैं कि जो पहले मसला पैदा करते हैं और फिर उसके बाद हल भी नहीं निकालते, उसमें से कोई और मसले निकाल लेते हैं, कि जो इस वक्त इस मुल्क को इन्होंने जो एक अब तो ये अल्फाज मुझे जहर लगता है, माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, बहरहाल जो भी है इसकी तरफ धकेलने वाले कौन है? धकेलने वाले यही लोग हैं। उससे पहले आप इलेक्शन कमीशन उनकी बात करें, हमने तो अपने जलसे में ये बाकायदा डिमांड की थी कि इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो इन लोगों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला है, इन्होंने अवामी राय का एहतराम नहीं किया। और आज आप देख लें कि कोई चीज काबू में नहीं है, और जो जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश करते हैं तो फिर खुदा ना खास्ता इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन जो हुक्मरान बैठे हुए, लेकिन आपने जो सवाल किया था, इनको इन तमाम बेंचेस से अलग हो जाना चाहिए, मेरा तो यही है। बाकी ये कि पीटीआई में मुझे नहीं पता कि कौन ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती है, तो ये बहुत अरसे से नजर आ रहा था कि जब वो कहते हैं ना कि ऐसे लोग ज़ाहिर है खान साहब की मकबूलियत के पीछे वो पत्थर जिनको खान साहब लगे और वो पारस बन गए, पारस पत्थर गोए और वो भी सोना बन गए, तो वो भी अपने आप को रहनुमा और लीडर कहते हैं। आपने मुझे भी कहा कि सीनियर, और कभी अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं जीडीए की रहनुमा, तो मैं उनसे उससे पहले कभी टाइम होता तो मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज मुझे रहनुमा ना कहिएगा, क्योंकि हम लोगों को तो अभी तक 76 साल से रहनुमाई दरकार है। जो रहनुमा थे उनकी रहनुमाई काबिल कबूल नहीं थी लोगों को, और वो बहुत जल्द इस दुनिया चले गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रही हूँ, उसके बाद से मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा रहनुमा यहाँ आया है जो कि आके रहनुमाई करे, तो एक तो नाम के साथ ये ना लगाया करे, और दूसरा यही जो सोशल मीडिया के थ्रू या एक दो बयानों से जो लीडर बन गए हैं। देखिए, अताई डॉक्टर होती हैं तो अताई लीडर भी तो हो सकती है ना, हर शोबे में अताई लोग होते हैं। और एब्डो के कानून के बाद से तो जो सियासतदानों की आबियारी है वो हुई नहीं। आधे तो आपको कंफर्म कहती हूँ, आधे क्या, आधे से ज्यादा हुकूमती पे रोल पर होते हैं। जैसे आपको वजन करने के लिए कोई बात रखना, ये लोगों का मोराल डाउन करने की बात है। एक ग्रुप उधर से बन गया, एक ग्रुप उधर से बन गया, फिर तकलीफ आपके तो बहुत सारे कॉलीग्स रहे हैं, मैं रहनुमा नहीं कहता पॉलिटिशियंस जो इस वक्त तहरीक इंसाफ में है या जो तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, बहुत सारे आपके कॉलीग्स रहे हैं पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में। ये जो रऊफ हसन साहब कहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैक्शन कहता है ये कहीं से भेजे गए हैं, आपकी राय क्या है? कहीं से भेजे गए हैं? देखिए, 3-4 लोगों का तो सभी को पता है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी बदली आती है, बल्कि एक तो कमेटी में बैठी हुई थी, कमेटी का नाम नहीं बताऊंगी, तो वो कुछ मसला चल रहा था, लास्ट गवर्नमेंट का पता चला वजीर साहब लास्ट गवर्नमेंट में, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हाथ हल्का रखिए, मैंने कहा इससे पिछली गवर्नमेंट में कौन थे, पता चला वही थे। अरे मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो देखिए, मेरे जो साथी वहां पर थे, एक ही मेरी वो कहते ना कि मेरी दोस्त थी, और आलिया हमजा मलिक, वो आज तक अपने जो नजरिए पे उस पर डटी हुई है, और आपके सामने कि इस जो हीट वेव और गर्मी चल रही है उसके साथ क्या सलूक चल रहा है। जो लोग उस असूल, उस नजरिए के साथ डटे हुए थे, वो आपको नहीं नजर आएंगे, वो पाबंद सरासर नजर आएंगे। और ये बात तो अभी कहना शुरू हो गए थे, मुझे तो बहुत पहले से पता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर मैं तो कभी भरोसा नहीं कर सकती, और ये वही लोग हैं जो अब पेश हैं इस ग्रुपिंग करने में कि लोगों को पता ही ना चले, लेकिन इनकी खाम ख्याली है, जो वोट है वो खान का है। अगर ये असेंबलियों में पहुंच गए हैं, और ये और बात है कि पसे पर्दा लोगों के घुटनों पे हाथ लगा दी, तो खुदा के वास्ते जितवा दो, मतलब पीटीआई के कारकुनान की, मैं तो ऐसे थोड़ी होगा। अब लोगों को शऊर आ गया है, जब ये खुद बोलते हैं कि हमने लोगों को शऊर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतना शऊर है कि वो इनमें पहचान कर सके। सायरा, कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ सायरा, मैं आपको रहनुमानी, आज से मैं आपको सीनियर वर्कर का ओहदा फिर आपकी राय के मुताबिक मैं पुकार लिया करूँगा कि सीनियर वर्कर सायरा बानो से सवाल ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज कह दिया कि ट्रिब्यूनल जो वाली बात पेश होनी थी। मैं कहना ये आपसे ये चाह रहा हूँ कि मुझे 2 बातों का जवाब दे दे। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मुबारकबाद देना चाहती हैं कि फार्म 45 वाली जो बात थी वो तो अब हो गया, कम कमेटी पाओ मिट्टी पाओ, लंबा चलेगा अब तो 1.5 साल की बात मुझे तो लग रही है ये ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। नंबर 1।
नंबर 2 मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान को बार बार ऑफर की जा रही है और वो कहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। तो ये तनाव की कैफियत आप जैसी पढ़ी लिखी खातून जो है वो इसका क्या हल तजवीज़ करती है और क्या देख रही है? 2 बातों का जवाब काइंडली मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दे। इतनी सारी चीजें ज़हन में हैं कि वो कहते हैं कि सब कुछ गटमट हो गया। हल क्या है? देखिए, जहां भी आप दुनिया में बड़े बड़े जो भी मसले या जो झगड़े या वो देख रहे हैं, वो कौल शायर के हैं कि ना वफा के हैं ना जफा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं। तो खुदारा अब इस मुल्क पे हालत पे रहम करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब भी आप अपने जय्यद सहाफी, आप लोग कहते हैं, मैं तो कुछ लोगों के बारे में मेरी थोड़ी सी दूसरी राय है कि ये जो अभी वड़ाइच साहब का भी एक ट्वीट चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई वो उन्हीं से बात होगी और वो ये चाहते हैं, कुछ इस किस्म की ट्वीट थी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कहा था। उस पर मैंने उनको जवाब भी दिया था। तो फिर क्यों कहते हैं कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठे? एक हद तक उनकी बात सही है। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि अब सब कुछ सामने आ चुके हैं। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो बात कर ले। वो सही कह रहे हैं कि जब बात उन्हीं से होनी है, ये हुकूमत जो अपने वोटों पे जहां आवाम ने इनको वोट दिए, 12-12, 17-17 सीटें लेके लोगों के वोटों पे डाका मार के फॉर्म 47 पे बैठ के जबरदस्ती की हुकूमत बनी हुई है। क्या सबको इलेक्शन, वो कमिश्नर रावलपिंडी किसी को भी याद नहीं है कि उन्होंने जब बयान दिया तो उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, फिर उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो गया और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठा के ये एक कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए। बाकी नून लीग का वोटर तो अपने ही नारे में पूरा है कि उन्होंने बोला था कि शेर जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। तो अब तो वो कहते हैं ना कि अपनी हालत पे तो रोना आता है, मगर फिर जब उनके चेहरे सामने आते हैं तो रोते रोते में हंसी निकल आती है कि हम तो पहले ही पिछे हुए थे। तो वो जो ये बयानियां बना के और जो कहते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मजे की बात है आज तो हमारे बहुत सारे सहाफी भी चीखने पे मजबूर हैं और वो ट्वीट कर करके लोगों को बोल रहे हैं कि अगली दफा नून लीग को वोट मत देना। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया था, क्या इस दफा लोगों ने वोट दिया था? इस दफा लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो बस ऐसे ही है, क्या कहा जा सकता है। वो जो पहला वाला मेरा सवाल था कि फॉर्म 45, ये जो रोने वाले अफराद की जो बात आप फरमा रही हैं, वो जो फॉर्म 45 वाली बात सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने किया, क्या इस पर इन्हें मुबारकबाद देंगी रोने वाले अफराद को? रोने वाले अफराद को मैं आपका सवाल समझी नहीं, क्योंकि मैं तो ये कहानी असल में भट्ट साहब ये कह रहे हैं, वो भट्ट साहब वैसे थोड़ा सा जल्दी प्रिज्यूम कर रही है भट्ट साहब ने कि मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ ये अर्ज करूंगा कि जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, अब वो और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो मुशावरत करेंगे, जो एक मीनिंगफुल मुशावरत करेंगे, उसके नतीजे में बनना बनाना कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं भट्ट साहब। एग्री? नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। जो सिकंदर सुल्तान राजा जिसपे हम लोगों ने कहा है कि उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो अभी तक अपने ओहदे पे चिमटे हुए अपने ओहदे के साथ। मैंने देखिए उस वक्त भी कहा था, मेरे तो बहुत सारे प्रोग्राम के अल्फाज काट दिए, तो मैंने तो डिफेंस सेक्रेटरी के लिए भी कहा था, जिन्होंने कहा था कि हम जो 90 दिन में जो गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी KPK और पंजाब में, उसको उन्होंने बोला था कि एक ने कहा कि हम फंड भी दे सकते जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद वो अमेरिका भाग गए थे और उसके बाद पत्नी छुट्टियों पे गए थे। और फिर इसमें हमारे जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो भी आते हैं कि जब वो कहते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं होगा, ये सब ऐसी कहने की बातें। फैसल वाडा जो अपना इंतखाबी निशान लेके प्रोग्राम्स में घूमते थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 2-3 का फैसला होगा, बाकी सब में छोले खाएं। तो मेरे पास भी जितने मेरे फॉर्म थे, मैंने वहाँ शिदात को जाकर पकौड़े वाले को दे दिए। मैंने कहा प्लीज आज के दिन में तुमने इसको खत्म करना है, तो पकौड़े डालकर बांटो। तो मुझे उनकी बात पे, क्योंकि उनको वहां से डायरेक्ट अहकामात मिलते हैं ना, जो बातें नहीं कह सकते वो फिर ऐसे ही लोग हैं। ये हो गए, 2-3 और हो गए। MQM देख लें, जिस तरीके से MQM को 400 वोट लेके 450 फारूक सत्तार का वोट था, कि जो खुद उनकी पार्टी बोलती है कि जिनको इतने वोट करवा के अपने वालों में पिटा दिया। क्यों, हम क्या पागल हैं? हमारे माथे पे चौहद लिखा हुआ है कि आपने अवामी राय का एहतराम नहीं किया। अब भुगतो। अब तो लोग, अब खुद जिस दिन लोग निकले ना, उस दिन इनसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये समझ रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो महंगाई का आलम है और ये जो
सारी चीजें हैं। क्या अच्छा, वो कहूँ मैं लोग इनको? निकलने के मुझे तो हवाले से ना आखिरी बात, एक तो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, कल वो तरनौल में जलसा करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आमिर मुगल को उठा लिया डीसी ऑफिस के बाहर से, उसकी फुटेज मौजूद है। वो रिजवान साहब हैं जो कोऑर्डिनेटर थे मीडिया के, वो अच्छा आज सुबह से हम भी उनको फ़ोन कर रहे थे क्योंकि कोई किसी से रब्ता करना हो किसी लीडर से तो वो करवा देते हैं, आप कोऑर्डिनेट करवा देते हैं। वो शाम को पता चला कि उनको भी एफआई उठा के ले गई है। अजहर मशवानी साहब वो पहले ही खैर वो रूपोश थे, उनके भाइयों को अच्छा उनका इनफरादी जुर्म कोई नहीं है, लेकिन उनके दो भाई जो हैं वो बड़े अरसे से वो पता ही नहीं है कि कहाँ पे हैं। अदालतें पुलिस से पूछें, पुलिस आके से कुछ बताए ना, मामला तो यूं के चल रहे हैं। उस सूरत के अंदर लोगों का निकलना और फिर लीडरशिप के अंदर ये तजाद होना, ये अभी नहीं निकलना तब निकलेंगे, उसके बाद निकलेंगे, कहाँ जाएगी फिर सूरत हाल? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका जो एक वक्त था जब लोहा गर्म था, उस पर चोट लगानी थी, उस वक्त ये लोग सब इधर उधर हो गए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, साथ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक थाली में खाया है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कहती हूँ जमीर जागे तो उस वक्त जागे। ये बाद वाले जमीर जो जागते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस किस्म की बातें करना, लेकिन सब ऐसे ही हैं। अभी कल ही की खबर है कि 3 है नाम जिनके नाम ECL में है, वो स्पीकर साहब के पास बैठे मिन्नत तरला कर रहे थे, पासपोर्ट भी वापस दबा दे सानू तो सारा नाम ECL तो पढ़। एक बंदा बैठा हुआ था जिसको एक बड़ी अच्छी कमेटी आई थी, मैं साहब जी नवी गड्डी लै दो, उन्होंने कहा नहीं अली गड्डियां तो पाबंदी नहीं, अब ये इस्तेमाल करो, देखते हैं जब होते तो मैं नई गाड़ी दे दूंगा। ये 3 मजबूत MNA कि जो 3.5 साल बड़ी आंख के तारे थे, बड़ी वजारतें थी इनके पास, आज वो यहाँ साथी के पास बैठे हुए, उन्होंने अपना वो करना है। ये तो आधे लोग आप क्या समझते हैं कि खान की नजरी के साथ खड़े थे, आधे लोग तो लोगों की लान तान और मलामत से डर के खड़े थे। बिल्कुल ठीक है। मैं एक्चुअली फॉर द वांट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच सारा बानो साहिबा, और वो ये फरमा रही थी कि इमरान खान साहब की वही जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैक्शन बात कर रहा है कि इस वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया था। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, जो भी लोग जीते, बहुत से उनमें से अननोन जीत गए हैं। आप आज भी उनकी शक्लें देख के आपको नहीं पता होगा ये बंदा कौन है, वही जिसको खंबा कहते हैं। और वो इस वजह से उनको वोट दिया आवाम ने कि आप कुछ करें, मीनिंगफुल, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को यूसर्व किया जा रहा है उसके बारे कुछ हो, लेकिन वहाँ पर कुछ इतना मामला नज़र नहीं आता। और उस पर जो मैं कहूँगा शकूक शुबात उठाए हैं सारा बानो साहिबा ने, किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मतलब जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया, ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया, बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब का इस मामले विजन बहुत क्लियर है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और वो वैसे उन्होंने कहा है शहजाद हुसैन भट्ट साहब के चले जाएं, जाके देखें क्या बातचीत होती है। एक तो उनके विजन का पता है, दूसरा वो जो बाकी शिकवे शिकायतें हुकूमत से भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं, और आगे क्या मामला बनता देख रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर। काबिल एहतराम बाजवा साहब, बात आपकी दुरुस्त है। इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस देखें ना, शहबाज शरीफ साहब अब बैरून मुल्क गए, वापस आ गए गुज़िश्ता रात, अब उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आने के बाद कहा था, अब उस पर बातचीत शुरू हो गई। एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टियों को बिठाना बहुत ज़रूरी है और यही मुल्की मफाद में इस वक्त है कि तमाम एक टेबल पर बैठे। लेकिन अगर आप PTI के हवाले से देखें तो उस वक्त एक आपको छोटा सा एक बात यहाँ खबर ब्रेक करता हूँ, चले मैं एक मुख्तदर शख्सियत के पास बैठा था बाजवा साहब, मैंने उनको कहा कि इमरान खान रिहा हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह बेल हो रही है, अलकादर में हो रही है। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कागज पेंसिल पकड़कर शहजाद भट्ट लिख लो कि इमरान खान की रिहाई का एपिसोड उस दिन होगा जिस दिन शाह महमूद कुरैशी रिहा होगा। शाह महमूद कुरैशी पहला वो शख्स है जो रिहा होने के बाद निगोशिएशन करेगा, क्योंकि इस वक्त जो जितनी भी PTI है वो तमाम की तमाम PTI की हुई बात ना इन मेरे खालाजाद भाइयों को पसंद आ रही है और ना इमरान खान उस पर 100% ट्रस्ट कर रहा है और ना ही पार्टी PTI में रहने वाले अफराद उसको तस्लीम करेंगे। वह शख्सियत है शाह महमूद कुरैशी। जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी बाहर आएगा फिर आप बात कर सकते हैं कि आपको PTI इमरान खान की रिहाई होती नजर आ रही है। दो हल्की बात, आखिरी टाइम खत्म हो रहा है भट्ट साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब आप खबर दे रहे हैं कि बाहर आने लगे हैं इस वजह से कि वो मुज़ाकरात करें।
जी मैं खबर यही दे रहा हूं, लेकिन आपके अंदाज से नहीं दे रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एपिसोड 1 इमरान खान की रिहाई से पहले, जब आप सोचेंगे कि इमरान खान की रिहाई हो रही है, तो आप आंखें बंद करके सिर्फ एक चीज नोट कर लीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आ गया है तो तमाम मामला लिटमस टेस्ट है जी। सबसे पहला टेस्ट की खबर यह है कि इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले ये वाकया रूनुमा अगर होता नजर आए कि शाह महमूद कुरैशी साहब इज आउट ऑफ जेल। साइफर केस में तो उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन बाकी 9 मई के केसेस में उनको गिरफ्तार भी किया। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी उनको कसूरवार करार दिया गया है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो समझिए कि इमरान खान साहब आएंगे। बट साहब की खबर के बकौल हमें आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।